मंच पे आसीन पूर्वांचल प्रांत के हमारे अध्यक्ष और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भाई राजेश यादव जी। मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे पूर्वांचल प्रांत के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी, मंच पे आसीन अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, महिला शाखा के अध्यक्ष नीलम यादव जी, मंच पे आसीन किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कमांडो जी, श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंजनी मिश्रा जी, तिरंगा शाखा के अध्यक्ष भाई जनक प्रसाद जी, हमारे पूर्वांचल प्रांत के सभी जिला अध्यक्षों का भी जोरदार स्वागत आप कीजिए। उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। गोरखपुर के हमारे बहादुर साथी जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी, राम कुमार पटेल जी जो हमारे महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदीप कुमार जी बलिया के जिला अध्यक्ष हैं, हरनारायण चौहान जी देवरिया के जिला अध्यक्ष हैं, राम रतन विश्वकर्मा जी जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे रविंदर यादव जी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, ब्रजेश चौधरी जी अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष हैं, रमाकांत कुशवाहा जी कुशीनगर के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे मऊ के सचिव महासचिव एके सहाय जी, ये सारे लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब लोग आए हुए हैं, आपका सर झुका के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक शख्स है जो आपको फोन कर करके बार बार परेशान करते होंगे, आपसे रिपोर्ट मांगते होंगे, रोज आपको लगता होगा शाम हो गई अभी रिपोर्ट मांगा जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको कहता हूं रिपोर्ट लेके दो, इसलिए वो आपको तंग करते हैं। तो हमारे साथी दिनेश पटेल जी जो हमारे महासचिव हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही मेहनती कर्मठ साथी, हमारे एक साथी पीछे खड़े हैं, वो भी आपको तंग करते होंगे फोन करके, विपिन पाठक जी जो सोशल मीडिया के हमारे इंचार्ज हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी तस्वीरों को, आपके वीडियो को, आपके काम को सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम करें। ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। उस साथी के लिए भी और उनकी पूरी टीम के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी बहन रेखा जायसवाल जी, हमारे साथी वैभव जी, कितने नाम लूं, और मैं सभी संजीव निगम जी हमारे प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। सबका मैं हृदय से आभारी हूं। और साथियों और दोस्तों, मेरा दिल आज बहुत प्रसन्न है, गदगद है इस बात से गदगद है कि ये गोरखपुर का सम्मेलन रोकने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब भी परमिशन के लिए एप्लीकेशन जाती थी, कहते थे ये है वो है, अभी राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, अभी तो ये त्योहार है, हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे। मैंने विजय श्रीवास्तव जी से कहा, अगर आपको कार्यक्रम करने में कोई समस्या है तो किसी दूसरे जनपद में कार्यक्रम कर दिया जाए, लेकिन इस शख्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन इस बार का पूर्वांचल का सम्मेलन
मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होगा, योगी जी के क्षेत्र में होगा। और आज के लिए ये कार्यक्रम हुआ और आपने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होके सरकार को संदेश देने का काम किया है। बीजेपी की सरकार को साफ संकेत देने का काम किया है। क्या संदेश देने का काम किया है? आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति तो करती नहीं, धर्म की राजनीति करती नहीं। ये संदेश गोरखपुर की धरती से जा रहा है, ये संदेश पूर्वांचल की धरती से जा रहा है। ये संदेश हम मोदी जी, योगी जी और बीजेपी को देना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की राजनीति होगी। गुंडागर्दी की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, तानाशाही की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति, धर्म पे नाम पे झगड़े की राजनीति। तो ये साफ संदेश इस जगह से हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को और मोदी जी को, क्योंकि ये कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार, ये एक इंजन नहीं कहते, हम डबल इंजन है। तो डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है आपको पता है? अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की, 26,000 सरकारी स्कूल जहां पे आपके मासूम बच्चे पढ़ते थे, वो 26,000 सरकारी स्कूल मेरे मित्रों इन लोगों ने बंद कर दिया। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल फिर से बंद करने जा रहे हैं। 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दे दिया है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, वो चाहे हमारे अनुराग मिश्रा हो या विनय पटेल, वो चाहे राजेश यादव हो या इमरान लतीफ, वो चाहे सवाजीत सिंह हो या नीरव यादव, हमारे एक एक कार्यकर्ता हैदर भाई से लेके और सोमेन ढाका से लेके और विवेक जैन से लेके हृदय चौधरी तक सारे प्रांतों के अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता गांव गांव में जा रहे हैं और कह रहे हैं हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। हमारा नारा क्या है? क्या नारा दिया हमने? क्या नारा दिया? क्यों नारा दिया? क्योंकि मधुशाला खुल रही है। कितनी मधुशाला खुल रही है? 27,308। कितनी दुकान खुल रही है उत्तर प्रदेश में? 27,308। यानी दारू आपको मिल जाएगी 1 किलोमीटर की दूरी पे और आपका बच्चा स्कूल जाएगा 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमने नारा दिया है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बच्चों की पढ़ाई से बढ़ के कुछ होता है क्या? कुछ होता है क्या? हम लोग गए जौनपुर के गांव में, वहां माताएं बहनें इकट्ठा हुई, छोटे छोटे मासूम बच्चे इकट्ठा हुए। बच्चों से हमने बात की, कहां है स्कूल आपका? बोले बहुत दूर कर दिया है। परिवार वालों से पूछा तो बताया 2.5 किलोमीटर दूर कर दिया है। रास्ते में एक हाईवे पड़ता है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हाईवे पार करके जाएंगे, 2.5 किलोमीटर जाएंगे, 2.5 किलोमीटर रोज आएंगे। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के मंत्रियों से, बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के नेताओं से, तुम्हारे पूंजीपति दोस्तों से, तुम्हारे आईएएस अधिकारियों से और हाई कोर्ट के जज साहब से बताओ जरा, क्या तुम्हारा बच्चा इस भीषण गर्मी में 5 किलोमीटर रोज चल सकता है? अरे एक दिन स्कूल भेज के देखो, उसको बुखार आ जाएगा, वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। लेकिन तुमने हमारे गरीब भाइयों के बच्चों के लिए, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए जो स्कूल, सरकारी स्कूल था, उस स्कूल को बंद कर दिया। बाबा साहब के सपने को कुचल दिया। क्या कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तुम नहीं चाहते दलित दहाड़े, तुम नहीं चाहते गरीब दहाड़े, तुम नहीं चाहते पिछड़े दहाड़े,
लामबंद करने का काम हम करेंगे। करना है नहीं करना है बताओ? करना है नहीं करना है? जाके देखना उनको। आप जा भी रहे हो, उनके पैरों में चप्पल नहीं है साथी, तन पे कपड़ा नहीं है, बनियान पहने रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। मैं उस दिन लखनऊ में यात्रा कर रहा था तो हमारे साथ एक मां अपने बच्चे को लेकर चल रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी। मैंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया, लेकिन जब मैंने उसको अपने हाथ में लिया तो ये मैं महसूस कर रहा था कि अगर आज इस मां की जगह मेरा बच्चा होता और मुझे 2.5 किलोमीटर जंगल पार करके बंदरों के बीच में अपने बच्चे को भेजना पड़ता तो मैं मुख्यमंत्री हो चाहे अधिकारी हो उनके चेहरे पे कालिख लगा देता, लेकिन कभी भी स्कूल बंद नहीं होने देता। जज साहब, आपने फैसला दे दिया बंद होता है स्कूल तो होने दो, चिंता मत कीजिएगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हाई कोर्ट के जज साहब से, जाइए गांव में और उनकी तकलीफ को देखिए जिनके स्कूल बंद किए गए हैं। आपसे क्या कहा जाता है? कहते हैं स्कूल में संख्या कम हो गई इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 50 से संख्या कम हो गई इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल में पहले मिड डे मील मिलता था, अब मिड डे मील में नमक रोटी मिलती है, मिड डे मील में नून भात मिलता है। बताओ कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आप भीषण गर्मी में, अभी बलिया की खबर छपी थी, 30 साल से एक सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के बिना कूलर के कैसे बच्चा पढ़ने जाएगा सरकारी स्कूल में? बताओ। मिड डे मील में तुम नमक रोटी देते हो, बताओ कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा? एक गरीब आदमी, एक दलित का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जो इस चाहत में सरकारी स्कूल में जाता है कि वो मिड डे मील पाएगा और दिन भर पढ़ के वापस लौटेगा, आपने उसकी मिड डे मील भी छीन ली। आपने उसकी मिड डे मील छीन ली। हमसे जौनपुर में एक महिला कह रही थी हमारे पति मजदूरी करते हैं। दूसरी महिला ने बताया हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी जरा हमको आप बताइए, ऐसे स्कूलों के बंद करने पर, ऐसे स्कूलों पे ताला लगाने पर क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं? क्या आप रात में चैन से सो पाते हैं? आप इन गरीबों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं इनकी आह मत लो। गरीब की आह ने बड़ी बड़ी सत्ता को जमीन के अंदर खोद के गाड़ने का काम किया। गरीब की आह ने बड़ी बड़ी सत्ता को जमीन में खोद के गाड़ने का काम किया है। और यह आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है, यह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है शिक्षा देने के लिए, यह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है स्वास्थ्य देने के लिए, यह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है फ्री बिजली देने के लिए, यह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है फ्री पानी देने के लिए, अच्छी सड़कें देने के लिए, आपको पेंशन देने के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए, आपको रोजगार देने के लिए। तो धर्म के नाम पे झगड़ा करना है तो भारतीय झगड़ा पार्टी में जाओ, और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी है, स्कूल अस्पताल की बात करनी है तो आम आदमी पार्टी में। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को न शर्माने की जरूरत है, न सर झुकाने की जरूरत है। जब भी जाना सीना तान के लोगों के सामने कहना हमने दिल्ली में 10 साल काम किया, हमने पंजाब में 10 साल काम किया, हमको काम के नाम पर वोट चाहिए, स्कूल अस्पताल चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए, फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए, धर्म के नाम पे झगड़ा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
मैंने तो भाजपाइयों का नाम भी रखा है भारतीय झगड़ा। जोर से बोलिए, क्या नाम है इनका? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रहेगी वहां क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? क्या होगा? विजय उपाध्याय जी आए दिल्ली से चल के, अब यही रहना, अब जाना नहीं तो है। प्रवीण भाई हमारे जिले के प्रभारी हैं गोरखपुर के, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। हर चीज पे झगड़ा कराते हैं। अब त्योहार आता है तो डर लगने लगता है। होली आता है तो झगड़ा, दिवाली आता है तो झगड़ा, ईद आती है तो झगड़ा, बकरीद आती है तो झगड़ा, मुहर्रम आता है तो झगड़ा। महादेव भोले शंकर, अरे प्रभु शंकर के नाम पर कांवड़ यात्रा आती है तो झगड़ा होता नहीं होता? होता है ना। अभी एक का ढाबा तोड़ के फेंक दिया। मैं देख रहा था, जिस आदमी का ढाबा तोड़ा उनकी पत्नी रो रही थी, बिलख रही थी, कह रही थी हमारा ढाबा तोड़ दिया, हम तो दिन रात मेहनत करते, बड़ी मुश्किल से ये ढाबा खड़ा किया था, इसको तोड़ दिया। फिर देखा एक स्कॉर्पियो तोड़ दिया, एक स्कॉर्पियो तोड़ दिया। आज देखा एक ड्राइवर को मार रहे थे, बस वाले ड्राइवर को मार रहे थे। भैया कहां प्रभु शंकर ने आपको ये सिखाया है? अरे भगवान भोले शंकर, उनका मन तो बहुत विराट था, उनको तो हम कहते हैं बाबा भोले शंकर। बाबा भोले शंकर के नाम पर लोगों की मदद हो सकती है, लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम किया जा सकता है। बाबा शंकर के नाम पे झगड़े, लड़ाई और फसाद नहीं किए जा सकते। लेकिन भारतीय झगड़ा पार्टी को करना यही है। उनको स्कूल अस्पताल से मतलब ही नहीं है। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कितनी आबादी है भाई हिंदुओं की? 100 करोड़ तो होगी। 144 करोड़ में 100 करोड़ तो होगी कि 120 करोड़? 110 करोड़ होगी कम से कम हिंदू 110 करोड़। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू, दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदू, हरियाणा का मुख्यमंत्री हिंदू, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदू, 23 राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तक सब हिंदू। उसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो इस्तीफा दो, राजनीति छोड़ो, अपने अपने घर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब तुमको दे दिया, अभी भी खतरे में हम ही हैं, अभी भी हम खतरे में हैं। तो अपने अपने घर जाओ, इस्तीफा दो। तुमसे नहीं समझ पा रहा, जाके अपने घर बैठो। लेकिन इनको झगड़ा कराना, क्योंकि स्कूल बनाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अस्पताल बनाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, रोजगार देना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर धर्म के नाम पे झगड़ा कराना तो कोई मेहनत नहीं करनी, खाली भड़काऊ भाषण देना है। अरे भाई हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं, अरे भाई ये मुसलमान ऐसे होते हैं, ये सिख ऐसे होते हैं, ये ईसाई ऐसे होते हैं, ये दलित ऐसे होते हैं। और किसी के सगे नहीं है, याद रख लेना। बहुत सही बात कही जनक प्रसाद जी ने यहाँ पे, ये किसी के सगे नहीं है। 80% हिंदुओं की आबादी को हिंदू नहीं मानते। ये इनकी विचारधारा के पोषक लोग हैं, जिन्होंने एक यादव कथावाचक की चुटिया काटने का काम किया, पेशाब पिलाने का काम किया। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं ऐसी घटनाओं का। ये सभ्य समाज में, हिंदू समाज में कतई इसकी इजाजत नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो,
तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कौन है? भागवत जी है। हिंदू राष्ट्र में कौन है? कौन है आपके हिंदू राष्ट्र में? योगी जी हैं। आपके हिंदू राष्ट्र में कौन है? जरा आपको बताओ। इस राम मंदिर का, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होता है। शिलान्यास का पत्थर रखा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आती है। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। मुझे बताओ, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि वो दलित समाज से थे। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती है, लेकिन देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो देश की राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासी समाज से है। ये आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से नफरत करने का काम करते हैं और इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं। अभी बाराबंकी के अंदर एक दलित मंदिर में चला गया, चंदन लगा लिया उसने, उसको मारा गया, पीटा गया, मंदिर से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, जरा हमको बताओ, 100 साल तुम्हारी पुरानी संस्था हो गई, 100 साल की तुम्हारी संस्था हो गई और उस 100 साल के अंदर एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी, एक भी महिला को तुमने आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र की कल्पना में, मजबूत राष्ट्र की कल्पना में एकता है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, सभी को साथ लेकर चलने की भावना है। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, हर पूजा की समाप्ति के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म, जहां हम पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना और प्रार्थना। भाजपा ये क्या कहते हैं? भाजपा ये कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना, प्राणियों में दुर्भावना हो। दुर्भावना से देश आगे जा पाएगा क्या? जाएगा क्या? जाएगा क्या दुर्भावना से? दुर्भावना से देश आगे जाएगा? पाकिस्तान में देखो, कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। तालिबान ने कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। सीरिया ने कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। दुनिया के जिन मुल्कों में कट्टरपंथ की विचारधारा फैलेगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। याद रखना, भारत की धर्मनिरपेक्षता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है और इस विशेषता के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। तुमको धर्म के नाम पे झगड़ा कराते हैं, लेकिन बगल में तुम्हारी जेब काटने का काम करते हैं। इनका प्यार से दूसरा नाम भारतीय झूठा पार्टी। जैसे एक असली नाम होता है घर में और एक उपनाम होता है। अंजनी नाम हो गया सही वाला, मिंटू नाम हो गया उपनाम। तो एक नाम इनका भारतीय झगड़ा पार्टी है, दूसरा नाम इनका भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी। क्या बोला था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर में लाद के लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना दे देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। आप लोग तो बाबा जी के इलाके में रहते हैं, आपको मिला पैसा? 15 पैसे नहीं, 15 पैसे नहीं मिले। अभी खबर पढ़ी हमने, क्या लिखा था इमरान भाई खबर में? लिखा था
स्विट्जरलैंड की बैंक में 11 साल के अंदर काला धन 3 गुना हो गया। पाठक जी कहां गए? पाठक जी कहां गए? आपको अब 15 लाख नहीं, मोदी जी 45 लाख देंगे। 45 लाख देंगे, क्योंकि अब काला धन 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया मोदी जी के राज में, 3 गुना हो गया काला धन। क्या बोले? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई 11 साल में। मिल गई क्या? जोर से बोलो। 22,000 नौकरी भी मिल गई क्या? अरे जो सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म कर दी। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, कोयला बेच दिया, गैस बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया। किसको बेच दिया? नाम ही नहीं ले पा रहे, जोर से बोलिए। किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? हमसे राजेश यादव जी कह रहे थे कि भैया उसके पास 11 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो हमने कहा अगर मोदी जी तुमको भी 10 एयरपोर्ट बना के तुम्हारे नाम कर दे, तुम्हारा भी 12 लाख करोड़ की संपत्ति है। भाई सरकारी पैसे से एयरपोर्ट बनता है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते। सरकारी पैसे से रेलवे स्टेशन बनता है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते हैं। सरकारी पैसे से कोल इंडिया चलती है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते हैं। आप बताओ तो मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री? किसके प्रधानमंत्री हैं? अडानी के प्रधानमंत्री। सब कुछ एक पूंजीपति को दे दिया। और इनके दोस्तों ने क्या क्या कारनामा किया है पता है? मैंने संसद के अंदर बोला था, नीरव मोदी हिंदुस्तान की बैंकों का 20,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया। कितना पैसा लूट के भाग गया? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। ये 20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी का था क्या? अमित शाह का था क्या? जय शाह का था क्या? योगी जी का था क्या? किसका पैसा था भाई? बहुत बढ़िया बहन जी, आप हमारी बहन ने ठीक बोला। किसका पैसा था? तो अगर आपके यहाँ 20,000 रुपए कोई जेब कतरी करता है तो उसको पकड़ के सब लोग मारने लगते हो। मारते हो नहीं मारते हो? जोर जोर से मारते हो। कहीं कौन पकड़ा गया? चोर। कहीं क्या चुराया? बोले मोबाइल। तो मारो, तो मारो, तो मारो। 20,000 करोड़ लूटा, लेके भाग गया। मोदी जी का दोस्त कौन? नीरव मोदी। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया। बैंकों का लूट के भाग गया। 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया। 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग गया। अगर आजमगढ़ के गांव में किसी किसान का 20,000 रुपए बाकी रहता है तो तहसीलदार आता है, कागज पकड़ता है, तहसील की हवालात में बंद कर देता है। लेकिन नीरव मोदी को भगाने का काम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जाता। संजय सिंह जो आपकी आवाज उठाते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, मेरा पासपोर्ट जब्त करके मोदी जी ने रखा। ये चल रहा है इस देश के अंदर। ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो हर चीज में इनको झूठ बोलना है, हर चीज में इनको लड़ाने का काम करना है। और अब तो चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं, चुनाव को ही हाईजैक कर लेते हैं, वोटर लिस्ट में घपला करते हैं। दिल्ली में किया, हमसे पत्रकारों ने पूछा कैसे हार गए। हमने कहा लोकसभा का चुनाव हुआ था मई 24 में। बोले हाँ। हमने कहा 6 महीने बाद दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हुआ था। बोले हाँ। हमने कहा लोकसभा के चुनाव में एक मंत्री के घर में वोट था 3। 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव में मंत्री जी के घर पे वोट था 33। एक घर में चुनाव में लोकसभा में वोट था 2। फिर विधानसभा के चुनाव में वोट था 26।
एक घर में वोट था 5, विधानसभा के चुनाव में वोट था 15। एक घर में, मैं मंत्रियों के घर बता रहा हूं, किसी और का नहीं, एक घर में वोट था 2 लोकसभा के चुनाव में, और 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में वोट हो गया 22। तो राजेश भाई बात पूरी नहीं कर पाए। ये आरोप लगाते हैं भाजपा की मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 6 महीने में 33 बच्चे बड़े बड़े पैदा कर दिए थे, वोटर बन गए, बड़े बच्चे पैदा कर, बड़े बच्चे पैदा कर। ऐसे कलाकार लोग, ऐसे करके हमें हराया गया चुनाव। और क्या क्या बांटा? चादर बांटा, चादर बांटा, साड़ी बांटा, लोटा बांटा, पैसा बांटा, दारू बांटा, और अंतिम में क्या बांटा? क्या बांटा? जूता बांटा। क्या बांटा? हमसे लोगों ने पूछा, भाई जूता क्यों बांटा? हमने कहा इनका कर्म इतना खराब है, 4 महीने के अंदर जनता इनको खुद ही जूते लेके दौड़ाएगी, इसलिए जूता बांट दिया पहले। ऐसा काम किया इन्होंने। अभी बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने पापा का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने चाचा चाची का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मौसा मौसी का प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे। अरे हमने कहा मोदी जी 11 साल से आपकी डिग्री मांग रहा हूं, आप नहीं दिखा पाए, 1 महीने में करोड़ों बिहारी कहां से सब कुछ दिखा रहे? सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा भैया जितना मांग रहे हम नहीं दिखा सकते, कहां से दिखा रहे? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, बहुत लंबी बात मैंने कर ली, लेकिन आज इस पूर्वांचल की धरती पे आप सबसे कहने के लिए आया हूं, चैन से मत बैठना। स्कूल के सवाल पर लड़ाई हो तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए। अस्पताल के सवाल पर लड़ाई हो तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए। बिजली के सवाल पर लड़ाई हो तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए। ऑटो वालों के हक की लड़ाई हो तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए। गरीब के घर पे बुलडोजर चले तो सबसे आगे आपका सीना होना चाहिए। आप आगे बढ़कर गरीबों की, मजलूमों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की लड़ाई लड़ने का काम करना, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ काम करूंगा। एक नारा मोदी जी ने दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक नारा मैं दे रहा हूं, न आराम से बैठूंगा न आराम से बैठने। और अंत में ये कहते हुए कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, तू जितना जी चाहे आजमा ले, फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी है, फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। हमारे साथ बिहार के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी कल चल के आए किशनगंज में, इनके साथ था बीपी सिंह जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी संगठन पे चर्चा के लिए आपको राजेश जी बताएं कि हम लोग आगे कहीं बैठ भी लेंगे और थोड़ी वार्ता करेंगे। एक बार जोरदार नारा अपने लिए आप लोग लगाइए, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न
सके, प्यार जब जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाए समान का बुलाए। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी का ख्वाब है। रुके न जो, अंत में सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा होगी। सावधान।